morning class. So in the class session we have already completed a lot of part in the subject verb agreement. Okay. So today we are going to complete this chapter. Anyhow, okay. In the subject verb agreement we have studied that the subject should afford the verb. It means जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग उसका वर्ब होना चाहिए. जैसे मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट आपका उसके नंबर के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो उसके साथ किसका यूज होगा, एस या ईएस का यूज होगा. और अगर वो प्लूरल है तो वो डायरेक्टली यूज होगा. ठीक है, उसमें उसके वर्ब में एस और ईएस यूज. जैसे कि अगर हम ही, जो कि एक क्या है आपका सिंगुलर वर्ड है, अगर हम इसके साथ किसी भी वर्ब का यूज करेंगे तो उसमें एस और ईएस का प्रयोग होगा. किस टाइप के सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में. कैसे, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस में हम इसका यूज करेंगे. जैसे गो है तो हम उसके लिए गोस का यूज करेंगे. अगर बाय है तो उसके लिए बायस का यूज करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से. और अगर यहीं पर दे की बात आ जाती है, अगर हम दे देते हैं तो या अगर बाय होगा तो उसके लिए केवल बाय का यूज करेंगे. और अगर गो है तो उसके लिए सिर्फ गो का यूज करेंगे. इसका मतलब प्लूरल में एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता और सिंगुलर में एस और ईएस का प्रयोग होता है. जैसे सिंगुलर के अगर क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना होता है तो उसके लिए हम डज का यूज करते हैं, जबकि प्लूरल के लिए हम डू का यूज करते हैं. क्लास ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना? चलो, अब आपके बुक में हमने 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पता होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज मच और लिटिल. इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट मच. मच यू नो it is used for uncountable amount. I am saying again, uncountable amount. uncountable मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता. कैसा अमाउंट हो गया, अमाउंट. वैसे तो क्या होता है, अमाउंट मतलब होता है मात्रा. अब कैसा अमाउंट है ये, अनकाउंटेबल. जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. आपके बाल है, हेयर है, ठीक है. अब हेयर में आप सुनो, अगर आप उसको काउंट करने बैठ जाओ तो क्या आप हेयर को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल काउंट कर सकते हो. लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, नोबडी विल स्टे, लिसन टू मी. अगर हम हेयर काउंट करने की बात करें तो ऑब्वियसली हम हेयर काउंट कर सकते हैं. लेकिन जब हम हेयर की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसके एक स्ट्रिंग की बात नहीं करते, हम उसके पूरे झुंड की बात करते हैं. जैसे हम किसी के सर पे हेयर की बात कर रहे हैं तो हम उसके एक बाल या 2 बाल की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उसके पूरे बालों की बात कर रहे होते हैं, उसका एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे होते हैं. तो हेयर जो होता है वो तरीके का अनकाउंटेबल होता है. जैसे मैं राइस बोलूं, सीधी सी बात है कि राइस जो होता है उसके अगर हम दानों की बात करें, उसके ग्रेन्स की बात करें तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. बिल्कुल सही. लेकिन राइस किसे कहा जाता है, राइस उस सारे दानों के एक बड़े से झुंड को कहा जाता है. क्या आप राइस को 1 या 2 के नाम पे खरीदते हो? कभी नहीं. राइस हमेशा किलो में खरीदा जाता है. ठीक है, उसका एक परफेक्ट अमाउंट है, उसकी एक परफेक्ट यूनिट होती है. और अगर ऐसा होता है तो हम उस चीज को हम अनकाउंटेबल कहते हैं. क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल. तो अनकाउंटेबल के लिए हम मच का यूज करते हैं और कभी-कभी काउंट के लिए, काउंटेबल के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, जो मच जो है वो एक तरीके से बच्चों मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो. पहले आपका मच, फिर होता है मोर. ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है मोस्ट. ठीक है, इसको याद रख लेना आप लोग. मच, मोर, मोस्ट. ठीक है, ये हम इस तरीके से इसका यूज करते हैं. अब मच में देखो एक सेंटेंस है, मच हैज ऑलरेडी बीन गिवन. यहां सेंटेंस आपकी बुक में दिया है, मच हैज ऑलरेडी बीन गिवन. बहुत कुछ पहले ही दिया जा चुका है. इसका क्या मतलब है, बहुत कुछ पहले ही दिया जा चुका है. अब यहाँ क्या पता चल रहा है कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल.
ऐसे अगर मच की बात आए तो समझ जाइए हम मच को क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर। हमें पता है कि ये ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाता है, फिर भी मच क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हैज लगा हुआ है, ना कि हैव लगा हुआ है। ठीक है, अगला है आपका सेंटेंस। अगला वर्ड आपको दिया है अ लिटिल। ठीक है, अ लिटिल जो होता है वो थोड़े के लिए होता है, और इसका यूज भी किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। इसका भी अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। मैं पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, एक होता है अ लिटिल और एक होता है अ फ्यू। फिर से बता रही हूं, ये देख लो, एक होता है अ लिटिल और एक होता है अ फ्यू। अ फ्यू यूज किया जाता है किसके लिए, काउंटेबल के लिए, और अ लिटिल यूज किया जाता है काउंटेबल वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके लिए हम अ लिटिल यूज करते हैं। जैसे कि आपका वाटर, वाटर जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा पानी और चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी, आई वॉन्ट अ लिटिल मोर वाटर। आई वॉन्ट अ लिटिल मोर वाटर, मतलब यहाँ पे हमने वाटर के लिए किसका यूज किया, अ लिटिल का। अगर हम कहें आई वॉन्ट अ फ्यू मोर वाटर, कितना ऑड लग रहा है देखने में, क्योंकि फ्यू जो है वो गिनने के लिए चाहिए। अभी मानो आप चपाती खा रहे हो, आपकी मम्मी कहें कि आपको कितना और चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट अ फ्यू मोर चपातीज, मतलब मुझे और चपातीज चाहिए। ठीक है, तो अ फ्यू लगा दिया तो हमने क्या कर दिया, हमने काउंटेबल के बारे में बता दिया, और अ लिटिल लगा दिया तो इसका मतलब हमने अनकाउंटेबल के बारे में बता दिया। तो सिंपल है, दोनों से सिंपल सी बात है। अ लिटिल क्या माना जाएगा बच्चों, सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हैज का यूज होगा। अगर उसमें डज, डिड इस तरीके के आप वर्ड आएंगे तो उसके लिए हम डज का यूज करेंगे, मतलब कुल मिला के हम इसे सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है आपका व्हेनेवर सेंटेंस बिगिंस विद देयर, द वर्ब मस्ट बी विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉलोज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है, जैसे देयर, अब मैं आप लोगों को आपकी क्लास कैसे बताते हैं, आप लोगों ने जब आप लोग निबंध लिखते हो, इट मींस व्हेन यू राइट एन एसे, यू जनरली राइट लाइक देयर आर 27 टीचर्स इन आवर स्कूल। आप लिखते हो आपके स्कूल में 27 टीचर हैं, तो आप इस तरीके से लिखोगे देयर आर 27 टीचर्स इन माय स्कूल, इस तरीके से लिखोगे। अब जैसे मैं किसी ऐसे चीज के बारे में बात करूं जो सिंगल है, देयर इज वन प्रिंसिपल इन माय स्कूल। अब मैंने कहा कि मेरे स्कूल में एक ही प्रिंसिपल है। ठीक है, देयर इज वन प्रिंसिपल इन माय स्कूल, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वन का यूज किया है, और यहाँ पर 27 का, 27 है तो यहाँ आर लगा दिया, यहाँ 1 है तो इसका आपने इज लगा दिया। सिंपल सी बात है, कोई भी सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होता है और काउंटिंग बताता है, उसमें काउंट के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर 27 है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है तो इसलिए हमने आर का यूज कर दिया, और यहाँ पर 1 है इसलिए हमने इज का यूज कर दिया। ठीक है, तो देयर वाली कंडीशन में हमेशा याद रखना है कि आपने वहां पर क्या यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग यूज करना है जिसके साथ आप यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूज की। ठीक है, न्यूज, न्यूज जो होता है बच्चों, वैसे तो कई समाचारों का मिश्रण होता है। न्यूज मतलब कई समाचारों का मिश्रण, और इसके आगे एस भी लगा हुआ है, तो वैसे देखने में तो ये प्लूरल है, देखने में क्या है, प्लूरल। स्टिल we consider it singular, still we consider it singular. Okay, like अभी भाई आपसे कोई पूछेगा कि is there, आपसे पूछेगा आपसे is there any good news, मतलब क्या कोई अच्छी खबर है। ठीक है, तो is there any good news, तो हमने is क्यों लगाया है, यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि न्यूज चाहे ज्यादा हो या कम हमेशा ही इज यूज करा जाएगा, क्योंकि उसे हम सिंगुलर मानते हैं। चलो, अगला है आपका वन ऑफ इज ऑलवेज सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ के लिए। किसके लिए, वन ऑफ। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, समझ जाना, ये भी सिंगुलर है,
जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो बहुत टैलेंट है, लेकिन ये टैलेंटेड है, लेकिन आप नहीं जानते हो कि वो बच्चा कौन है, तो हम लिखेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास इज वेल इन फिजिक्स। हमने सेंटेंस लिखा कि वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास इज वेल इन फिजिक्स, तो हमने क्या लगाया, वन ऑफ लगा दिया है। तो यहाँ वन नाम ही पर लगा हुआ है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसे हम क्या मानेंगे, हमेशा सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। मतलब कि हमारी क्लास का एक लड़का, कोई एक लड़का है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट आ गया आपका। जैसे आपका ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईदर का मतलब भी होता है दोनों, नीदर का मतलब होता है दोनों नहीं, ठीक है। और एवरीवन मतलब क्या होता है, सभी। फिर से मीनिंग जान लो, ईच का मतलब प्रत्येक, ईदर मतलब दोनों, नीदर मतलब दोनों ही नहीं, और एवरीवन मतलब सभी। ये चारों ही बच्चों सिंगुलर है। आप कहोगे कि मैम ईच का तो समझ में आता है कि आपने सिंगुलर बता दिया, लेकिन ये ईदर तो दोनों है और नीदर तो कोई भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप इन्हें सिंगुलर कैसे बताएंगे। बच्चों ये अंग्रेजी का नियम है, इसे आप लोग रट लो अपने दिमाग में कि ईच जो होता है वो सिंगुलर होता है, ईदर जो होता है वो भी सिंगुलर होता है, नीदर भी सिंगुलर होता है, एवरीवन भी सिंगुलर होता है। अब चारों के मैं सेंटेंसेस बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे SLQ, ईच स्टूडेंट इज फ्री टू स्पीक हिज पॉइंट, ठीक है। प्रत्येक स्टूडेंट क्या है, स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट मतलब कि सारे स्टूडेंट तो हैं, लेकिन हम हर एक को, सारे स्टूडेंट को हमने ये अधिकार दिया हुआ है, लेकिन हर एक को उसका अधिकार दिया है हमने। सारे का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें से 80% को दे दिया और 20% वंचित रह गए, नो, नॉट एट ऑल। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एवरीवन, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट। ये है कि उनमें से अगर एक दो छूट गए तो कोई वो नहीं, सारे, ईच मतलब एवरीवन। अगर मैं कहूँ एवरी स्टूडेंट शुड गेट 2 टॉफीज, तो उनमें से अगर एक दो छूट भी जाते हैं तो लेट इट बी, लेकिन अगर ईच बोल दिया, इसका मतलब ये कंपल्शन हमने क्रिएट कर दिया कि हर एक बच्चे को 2 कैंडी मिलनी ही चाहिए। यही अंतर होता है ईच और एवरी में। अगर हम यहाँ पर ईच को इरेज करके, सॉरी, अगर हम यहाँ पर ईच को इरेज कर, ठीक है, एवरीवन लगा देते हैं, एवरीवन बच्चों यहाँ नहीं रख सकता, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लगा हुआ है। अगर हमें एवरीवन लगाना है तो स्टूडेंट हटाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, अगर हमें एवरीवन लगाना है तो हमें स्टूडेंट हटाना पड़ेगा, और अगर हम एवरी लगाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एवरी लगा रही हूँ, ध्यान से सुन लो, एवरी स्टूडेंट इज फ्री टू स्पीक हिज पॉइंट। तो एवरी के लिए, एवरी को भी हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, ईच को भी सिंगुलर मानते हैं, अब ईदर और एवरीवन को भी हम सिंगुलर मानते हैं। अभी हम यहाँ पे स्टूडेंट हटा दें तो यहाँ पे एवरीवन इज फ्री टू स्पीक हिज पॉइंट, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पे भी वो सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आई एम सॉरी क्लास, वेट। तो क्लास हम बात कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है। अब हम ईदर और नीदर का एग्जांपल देख लेंगे, बस हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं आपके 2 भाई हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया कि आपके 2 भाई हैं, उनमें से दोनों भाइयों को आपने अपने घर की शादी में बुलाया, लेकिन दोनों ही भाई क्या थे, वो बिजी थे और नहीं आ पाए,
ठीक है, या दोनों ही आ गए। आपको उम्मीद नहीं थी कि दोनों आएंगे, तो अगर आपसे कब पूछा जाए कि आपके शादी में दोनों ही आ गए, तो आप कहोगे ईदर ऑफ माय ब्रदर डिड कम इन द वेडिंग। मतलब दोनों ही भाई शादी में आए थे। इधर का मतलब दोनों ही, इधर का मतलब दोनों ही। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नीदर का भी एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो अरे सॉरी, यहाँ पे तो मैंने ये लगाया ही नहीं। डिड कम से आपको पता ही नहीं चला होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ, ईदर ऑफ माय ब्रदर इज एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, इज डॉक्टर। ठीक है, हमने सेंटेंस लिखा कि ईदर ऑफ माय ब्रदर इज डॉक्टर। इसका मतलब मेरे दोनों ही भाई क्या हैं? डॉक्टर हैं। मेरे दोनों ही भाई क्या हैं? डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर ईदर लगाकर मैं ये क्या बताना चाहती हूँ कि दोनों ही भाई, मतलब मेरे दोनों भाइयों में से प्रत्येक, यहाँ पर बस वही हिसाब है जैसे आप बोलते हो ना बोथ वाला हिसाब। जैसे बोथ होता है, बोथ का मतलब दोनों होता है, ईदर का मतलब भी दोनों होता है। ठीक है, लेकिन बोथ का यूज हम वहां पर करते हैं जहां हम दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हो। लेकिन यहाँ हम दोनों को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया हमने कि दोनों ही मेरे भाई हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर भाई और बहन दो अलग अलग लोग होते तो हम क्या लिखते? तब हम क्या लिखते? अगर हमारे पास भाई और बहन दो अलग अलग होते तो मैं लिखती बोथ ऑफ माय ब्रदर एंड सिस्टर बोथ आर डॉक्टर्स। क्या लिख देते? माय ब्रदर एंड सिस्टर बोथ आर डॉक्टर्स, क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, एक फीमेल है और मेल है, तो इसलिए वहां पर बोथ का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों को एक ही में हमने क्या कर दिया है? यूज कर दिया है, इसलिए यहाँ पे हमने ईदर का यूज किया है। ठीक है, और ईदर का यूज करेंगे तो उसमें हम इज का यूज करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ ले, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नीदर का भी बता देती हूँ, नीदर का क्या सिस्टम है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर नीदर, अगर यहाँ पर नीदर लगा देते हैं, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आपके भाई में से क्या कोई डॉक्टर है, तो आप क्या बताओगे? नीदर ऑफ माय ब्रदर इज डॉक्टर। मेरे दोनों ही भाइयों में कोई भी डॉक्टर नहीं है। आया समझ में? लेकिन अगर यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर होता तो क्या होता सेंटेंस? सेंटेंस में तब नीदर नहीं लगता, नीदर भी लगता तो नॉर भी लगता। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नीदर माय ब्रदर नॉर माय सिस्टर इज डॉक्टर। फिर से सुन लो, नीदर माय ब्रदर नॉर माय सिस्टर इज डॉक्टर, तब ये सेंटेंस हो जाता। तब भी नीदर में क्या लगता? इज लगता। तो नीदर का तो परफेक्ट है कि वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस द वर्ब इज प्लूरल। पॉइंट्स काफी सारे हैं इसमें और हमारे पास समय कम है, इनमें से दो तीन को मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। If there are two subjects in a sentence, the verb is plural। सीधी सी बात है, अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं तो आप क्या करोगे? उस सेंटेंस में वो सेंटेंस क्या हो, उसमें क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। भाई एक से दो ज्यादा हो गए ना, सब्जेक्ट ज्यादा हो गए, सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका प्लूरल हो जाएगा। तो वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सेंटेंस जैसे मैंने अभी लिखा था, रीता, बुक में लिखा है रीता एंड सीता आर फ्रेंड्स। अगर ये सेंटेंस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रीता और सीता दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विद द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोनाउंस और नाउन्स इज जॉइंड विद एज वेल एज विद, द वर्ब मस्ट बी एग्री विद द फर्स्ट ऑफ देम।
जैसे अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन या दो प्रोनाउन आए हो और उनको जोड़ने के लिए एज वेल एज या विद का यूज किया जाए तो उसमें से जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे सेंटेंस लिखा है द स्टूडेंट्स as well as the teacher are coming here। मतलब यहाँ पर दोनों की ही सहमति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पे आर आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग हुआ है? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट में एस लगा है और ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर लग गया है। लेकिन अगर यहाँ पर टीचर पहले होता और स्टूडेंट बाद में होता, जैसे पहले सेंटेंस में है द टीचर with all the boys is coming here। अब यहाँ देखो इसमें क्या किया है? यहाँ पे टीचर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज लगा दिया है। तो यहाँ पर किसका कमाल था? ये विद का कमाल था। और यहाँ पर किसका कमाल था? एज वेल एज का कमाल था। ठीक है, जब ऐसा सिस्टम होगा तो उसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग होगा? पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग होगा या पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट आपका है इफ द सब्जेक्ट्स आर रिफर्ड टू एज वन देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर किसी सब्जेक्ट को वो देखने में प्लूरल हो लेकिन काम करने के हिसाब से सिंगुलर हो तो उसे भी हम सिंगुलर मानेंगे। जैसे देखो ब्रेड एंड बटर, ऑब्वियसली ब्रेड और बटर क्या है? अलग अलग है। ब्रेड और बटर अलग अलग खाने की चीजें हैं, लेकिन क्या ब्रेड के बिना बटर रह सकता है और बिना ब्रेड के बटर रह सकता है? नहीं। ब्रेड और बटर, ब्रेड एंड बटर जो है वो एक तरीके से अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम दोनों को अलग अलग नहीं खाते, हम दोनों को एक ही समय पर एक साथ लगाकर खाते हैं। इसलिए यहाँ पर एस और ईएस का यूज किया है और इसे हम सिंगुलर मानते हैं। जैसे कि नाइफ एंड फॉर्क, नाइफ एंड फॉर्क क्या है? जनरली एक साथ आते हैं। ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं वो साथ आते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं? सिंगुलर का यूज करते हैं, क्योंकि वो सभी क्या है? एक ग्रुप का पार्ट है। ब्रेड और बटर एक ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, अगला है इफ टू नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन। अगर एक दो तरीके के नाउन का यूज एक ही आदमी के बारे में बताया जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे सेंटेंस है आपका एमएफ हुसैन द आर्टिस्ट एंड एन एमिनेंट पर्सन इज नो मोर। ठीक है, ये है एक सेंटेंस, इसमें लिखा है कि एमएफ हुसैन जो थे वो एक आर्टिस्ट भी थे और एक एमिनेंट पर्सन भी थे, मतलब एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे। तो दोनों ही चीजें एक ही आदमी के लिखी जा रही है ना, और वो कौन है? एमएफ हुसैन है। एक ही आदमी को दोनों चीजें बता रही है, तो यहाँ पर आप आर नहीं लिख दो, यहाँ पर इज ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि बात तो एमएफ हुसैन की हो रही है, ना कि एक अलग आर्टिस्ट और एक अलग एमिनेंट पर्सन की। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे भी सिंगुलर का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका इफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर सेपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 5 मिनट, ठीक है, इफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर सेपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स देयर वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है, समझ जाओगे आप लोग। द बॉयज इन द ब्लू यूनिफॉर्म्स इन blue uniforms are my classmates। ठीक है, देखो क्या कहता है? बॉयज इन ब्लू यूनिफॉर्म्स आर माय क्लासमेट्स। यहाँ पर बॉयज है, ठीक है, और यहाँ पर आर है। ऑब्वियसली बॉयज है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है, यहाँ पर क्या किया गया है? सेपरेट किया गया है। किसको?
बॉयज को आर से सेपरेट कर दिया गया है ना, नहीं तो बॉयज को कहाँ होना चाहिए था, यहीं पर हो जाना चाहिए था, लेकिन बॉयज को हमने कट करके यहाँ लगा दिया है। तो इसका कहने का मतलब है क्योंकि बॉयज प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर लगा है। अगर इसके बगल में भी होता तब भी आर लगता, इससे दूर चला गया फिर भी आर ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके बगल में रहेगा तो इस लग जाएगा, तो इसके दूर हो गया तो यहाँ पे इस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बारे में बात करी जा रही है उसी के अकॉर्डिंग उसका वर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं बच्चों जिनको हम ग्रुप में लिखते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो स्टेट्स का एक बहुत बड़ा संघ है, ये बात सच है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसे प्लूरल मान लेंगे, वो है तो एक ही देश ना, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ना कि आर का, ठीक है। अब आपको दे दिया है लॉर्ड ऑफ रिंग्स। लॉर्ड ऑफ रिंग्स एक पिक्चर है ना बच्चों, बहुत अच्छी पिक्चर है, आप लोग जरूर देखिएगा, छोटे बच्चों के लिए भी है बड़े बच्चों के लिए भी है, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स एक पिक्चर है, मानते हैं कि इसमें बहुत सारे रिंग्स की बात हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आप आर लिख दोगे, ये एक पिक्चर का नाम है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीपल, पुलिस और कैटल, ठीक है। पीपल मतलब क्या होता है बच्चों, लोग, PEOPL, पीपल मतलब होता है लोग, लोग ज्यादा होते हैं तो इसको हमेशा हम आर से लिखते हैं। अगला है आपका पुलिस। पुलिस जो होती है वैसे तो एक ग्रुप है लेकिन फिर भी हम पुलिस को हमेशा आर से ही डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। और कैटल, कैटल भी एक ग्रुप ही है, उसके बावजूद हम इसको हमेशा किससे डिनोट करेंगे, आर से, इसको हमेशा प्लूरल मानेंगे। पुलिस को हमेशा प्लूरल मानेंगे, पीपल को हमेशा प्लूरल मानेंगे, ठीक है। पर्सन, पीपल का जो सिंगुलर होता है वो पर्सन होता है, याद रखना, ठीक है। अगला है आपका व्हाट व्हेन अ प्लूरल नंबर इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, वेट, अमाउंट ऑफ मनी एज अ सिंगुलर फिगर और क्वांटिटी इट इज रिगार्डेड एज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई अमाउंट काउंटेबल होता है तो उसमें अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर करेगा, प्लूरल है तो प्लूरल करेगा। लेकिन अमाउंट जब भी होगा, ठीक है, अमाउंट जब भी होगा वो हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा, चाहे 1 किलो हो 5 किलो हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि अ टीम ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर, ये एक तरीके की क्या है, टीम है, तो इस टीम के लिए हमने इसका यूज कर दिया। दूसरा है अ फ्लॉक ऑफ शीप, ये भी किस तरीके का है, ये भी हमने किसकी तरह यूज कर दिया, एक सिंगल ग्रुप की तरह यूज कर दिया। जैसे मैं आप लोगों को एक बताती हूँ, अ स्वार्म ऑफ शिप्स, ठीक है। तो ये क्या है, शिप का पूरा एक झुंड है, और शिप का पूरा एक झुंड है तो इसके लिए आर का यूज नहीं करोगे, इसके लिए हमेशा इज का यूज करोगे। कलेक्टिव नाउन हमेशा इज होता है। लेकिन कैटल्स, कैटल देख रहे हो ना, कैटल हमेशा क्या होगा, आर होगा, याद रखना, ये एक्सेप्शनल केस है। पुलिस एक्सेप्शनल केस है, पीपल एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो इन लोगों को हम प्लूरल मानेंगे, और ऐसे कलेक्टिव नाउन्स को जो फ्रेजल वर्ब्स की तरह होंगे उन्हें हम हमेशा इज मानेंगे, मतलब हमेशा सिंगुलर मानेंगे। सो क्लास, योर होमवर्क इज टू कंप्लीट एक्सरसाइज बी एंड सी, but C you will have to do in your fair copy. Again I am telling, B is to be done in your book and C will be done in your copy. देखो नाम से पता चल रहा है, B in the book, C in the copy. Okay class?